नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण स्टडी सेंटर पे। चलिए आइए हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं भारत के यमन राज्य। आइए देखते हैं कि भारत पे आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी देखिए, पहले थे हिंद यूनानी, शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर कुषाण आए थे। इसे हम शार्ट में ISPK का भी कह सकते हैं। शार्ट में ISPK अर्थात पहले क्या आए थे, हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे और फिर कुषाण आए थे। इस तरह से आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में विद्रोही के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए और बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया और डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेटस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किड्स तथा हर्मिक्स। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासन डेमेट्रियल ने किया। इसके 190 वर्ष पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध में बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शासक को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हिंद यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात मिमांडर 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल यानी आधुनिक सियालकोट शिक्षा का केंद्र प्रमुख था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और मिमांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम क्या है, मिलिंद पन्नो अर्थात मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला कढ़ाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, भारत में गंधार कला इसका उत्तर उदाहरण है। आइए इंडो यूनानी के बाद कौन आ गए, शक। आप शक के बारे में जानते हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट, यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थीं। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब जो राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा में ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए और 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शकों पर विजय
के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रय संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासक 130 से 150 ईसा पूर्व तक रहा। गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठमांडू के अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। किसका? काठमांडू के अर्धशुष्क सुदर्शन झील, यानी जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण किया। उसका जो है जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ये रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। चलिए तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारी ख़त्म होती है और अगली नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुषाण। आइए कुषाण के बारे में देखते हैं, जानते हैं कुषाण का फर्स्ट पॉइंट क्या है। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस कौन थे? कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन अर्थात कश्मीर के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था और प्रारंभिक कुषाण शासकों ने जारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसका शुद्धता गुप्त काल में ही स्वर्ण मुद्राएं से उत्कृष्ट है। हम देखिए, कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र में रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, फाह्य, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। नोट: रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक हमारी ख़त्म हो गई और नेक्स्ट टॉपिक हमारी गुप्त साम्राज्य है।
लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक स्टार्ट करने से पहले ये कहेंगे कि आप लोग वीडियो को एक बार जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। चलिए देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। पहला पॉइंट है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व तक था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से लेकर 330 ईस्वी तक हुआ। अब गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी की शुरुआत में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसके आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था, जिससे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसने सिक्कों पर उसे वीणा वादक करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध जाति फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से लेकर 445 ईस्वी तक हुआ। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, जो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक हुआ। और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। देखिए पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। और स्कंदगुप्त ने परदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसे शासक उपरिक कहलाते हैं। अब भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशस्ति इकाई होती है, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते हैं। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पैड कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आधुनिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। आइए देखते हैं कौन कौन सी भूमि थी निम्न प्रकार की। पहले
क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि जो पशुओं के चारा योग्य भूमि, और खिल्प ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपरहन ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलती है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलती है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, और पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरर अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिक कहा जाता था, और वृद्ध वेश्याओं को कुंडनी कहा जाता था, कुंटनी। अब गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का देवगढ़ अर्थात झांसी का दशावतार मंदिर है। सॉरी दोस्तों, छूट गया एक लाइन, आइए फिर से इसको देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहक गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 के उत्कृष्ट मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रदर्शित है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन के महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाओं बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्या पर्वत को काटकर बनाया गया था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदिक धन्वंतरी था। अब गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लक्ष्य प्रयास, और 5वां अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे: आर्यभट्ट, बारामिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई, इसके ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई।
मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं आज के टॉपिक। कल हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।